Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 15, that is improvement in food resources. How can we improve our food resources? How can we make the better quality food resources? All that things we are going to discuss in this chapter. Okay, so first of all, let us start with the introduction of the chapter. We know that all the living organisms need food. हमको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अगर फूड नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. Food supplies protein, carbohydrate, fat, vitamin, and minerals, all of which we require for body development. जो फूड है वो हमको बहुत सारी चीज़ें देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ी होंगी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, और ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, राइट? अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट एब्सेंट होता है या डेफिशिएंट होता है, कम मात्रा में होता है, सो आवर बॉडी विल नॉट गेट ग्रो प्रॉपरली, राइट? Development, growth and health. Both plants and animals are major sources of food for us. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमारे लिए एक मेजर सोर्स ऑफ फूड होते हैं, राइट? वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. और हमको काफ़ी सारा जो फूड है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से ही मिलता है, राइट? We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ये एफ़र्ट्स करती रहती है कि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा हो, राइट? एग्रीकल्चर से भी और एनिमल हस्बेंड्री से भी. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जब एनिमल्स की टेक केयर की जाती है फॉर बिजनेस पर्पस, राइट? जैसे जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, एग्स के लिए हैंस को पाला जाता है, तो जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं या हनी के लिए हनी बी की जो रियरिंग होती है, तो इस तरीके से जब एनिमल्स को पाला जाता है टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम देम, देन दिस इज़ कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री. सो आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स कंटिन्यूअसली होते रहते हैं. वाई इज़ दिस नेसेसरी? ये क्यों ज़रूरी है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन? क्यों अभी जो प्रोडक्ट, क्यों हमको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है? अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है? सो इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. वी नो दैट आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल. हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा है. एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग. और ये ऑब्वियसली क्या कर रही है? ग्रो कर रही है. एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन we will soon need more than a quarter of billion tons of grains every year. और इतने सारे लोगों को फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, इतने सारे लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास 1 बिलियन का क्वार्टर टन जो ग्रेन्स हैं उतना हो हर साल, राइट? दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड. और ये कब हो सकता है? जब हम बड़े लैंड एरिया पर फार्मिंग करें. बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. लेकिन इंडिया जो है वो ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है. मतलब हमारे पास और ज़्यादा तो लैंड है नहीं. हमारे पास जितना लैंड है हम उसको यूज़ करते ही हैं फार्मिंग के लिए, और उससे ज़्यादा जो लैंड है वो फार्मिंग के पर्पज़ से या एग्रीकल्चर के पर्पज़ से उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है. एज अ रिज़ल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. हमारे पास जितना लैंड है उतना ही लैंड है, हम उस लैंड एरिया को बढ़ा नहीं सकते हैं. तो हमको उसी एरिया में ज़्यादा कुछ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो इन दैट लिमिटेड एरिया ओनली. Therefore, it is necessary to increase our
प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाएं फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक दोनों के लिए, राइट। क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू फुलफ़िल आवर रिक्वायरमेंट्स। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेसेस सो फार। इस एरिया में बहुत सारे एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं कि हम किसी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपनी फूड डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएँ, और इसमें हमको काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिल रही है। वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। एक टाइम था जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, मतलब उस समय जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज़्यादा हुआ था, राइट। जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुए थे, उस समय की बात है, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, राइट। इंडिया में जब बहुत ज़्यादा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उस समय फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। वी हैव ऑल्सो हैड अ वाइट रिवॉल्यूशन। आपने वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में भी सुना होगा, राइट, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk। जब मिल्क जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल हो गया था तो that era was called as the white revolution, right। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively। लेकिन इन रिवॉल्यूशंस का मतलब ये भी था कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं, राइट। अगर हम उनको इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो ये रिसोर्सेस कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, राइट। सो हमको उसके लिए बेटर अल्टरनेटिव्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एज अ रिज़ल्ट देर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और जब हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। और एक समय ऐसा आएगा जब ये जो रिसोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और एक जो बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। Therefore, it is important that we should increase food production। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें विदाउट डिग्रेडिंग अवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे बिना, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट। और उस बैलेंस को जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में जो बैलेंस बना हुआ है उस बैलेंस को हम डिस्टर्ब ना करें। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में सस्टेनेबिलिटी को लाएं, राइट। मतलब चीज़ों का, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। सस्टेनेबल का मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जिससे कि हमारे नेचर को अफेक्ट ना हो, एक नेचुरल बैलेंस जो है वो बना रहे, राइट। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। ग्रेन्स को स्टोर करके रखना वेयर हाउसेस में, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा माल न्यूट्रिशन या हंगर के लिए। माल न्यूट्रिशन मतलब जब छोटे छोटे बच्चों को या इवन जो जो पुअर पीपल होते हैं, जब उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, राइट। तो जब अगर वेयर हाउसेस में फूड स्टोर्ड है तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन या हंगर। पीपल शुड हैव मनी टू परचेस फूड, राइट। सभी व्यक्ति के पास एटलीस्ट उतना पैसा होना चाहिए कि दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट। वो कम से कम अपने
लाइवलीहुड के लिए फूड को परचेस कर पाएँ। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है दो चीज़ें, पहला हमारे लिए फूड अवेलेबल हो, और दूसरा अगर वो फूड अवेलेबल है तो हम उसको परचेस कर पाएँ, हमारे पास उतना मनी पावर हो कि हम उस फूड को परचेस कर पाएँ। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए। आपको पता है इंडिया को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, राइट। कृषि प्रधान देश का मतलब होता है जहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है, राइट। So since the main source of income is agriculture in our country, so the major part of our population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, स्पेशली जो हमारे किसान हो गए, अगर हम किसी तरीके से उनकी इनकम को इंक्रीज़ कर पाएँ तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हंगर प्रॉब्लम्स हैं या फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक हम कम कर पाएंगे, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स। और इस फील्ड में हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। मतलब साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम हाई यील्ड ये ले सकें। हाई यील्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले सकें फार्म से। हमको इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एक सस्टेन्ड लाइवलीहुड के लिए, सस्टेन्ड का मतलब होता है विदाउट हार्मिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज। एक सस्टेन्ड फार्मिंग लाइवलीहुड के लिए हमको मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग एट्सेट्रा। इन सारी प्रैक्टिसेस को जब हम फॉलो करेंगे तो उससे हम कहीं ना कहीं जो हमारी एग्रीकल्चरल डिमांड्स हैं, और दूसरा जो फूड को एक्सेस है, इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कॉम्बैट कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू डू बेटर इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी। द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम किस तरीके से अपनी क्रॉप्स की जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दैट थिंग वी हैव टू सी। ओके, सो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, किस तरीके से हम क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, sorghum provide us carbohydrate for energy requirements। इस तरह के सीरियल्स कौन कौन से हो गए? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरघम, ये सब हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। पल्सेस लाइक ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। और ये सारी पल्सेस होती हैं, चने की दाल हो गई, मटर की दाल, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये सभी हमको क्या देती हैं? प्रोटीन देती हैं। एंड ऑयल सीड्स जो कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद द नेसेसरी फैट्स। और ये सारे जो ऑयल सीड हैं वो हमको क्या देते हैं? फैट्स देते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स प्रोवाइड अस अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस, मसाले,
फ्रूट्स, ये सब हमको क्या देते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सारी चीज़ें हमको वो देते हैं। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीन, ओट्स एंड सूडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक के लिए आपने सुना होगा ओट्स होते हैं, सूडान ग्रास होती है, बरसीम होती है, इन चीज़ों को भी हम उगाते हैं एज अ लाइव स्टॉक, राइट। इसका मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमको एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं, ये सब हमारी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। Different crops require different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle. अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। कुछ क्रॉप्स जो हैं उनको ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, कुछ को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, कुछ विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, राइट। तो सबको अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सबका टेम्परेचर नीड अलग होती है, सबको फ़ोटो पीरियड्स अलग होते हैं। फ़ोटो पीरियड्स का मतलब कितने समय में वो पकेंगी, कितने समय के लिए उनको धूप चाहिए होती है, फॉर देयर ग्रोथ एंड कम्प्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, राइट। फ़ोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कितने समय के लिए उनको धूप की रिक्वायरमेंट है उसको बोला जाता है फ़ोटो पीरियड्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, प्लांट्स की ग्रोथ और उन पे जो फ्लावर्स लगते हैं, उनकी जो फ्लावरिंग होती है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सनलाइट पर। एज वी ऑल नो, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम ये जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। दिस थिंग वी नो। देयर आर some crops which are grown in rainy season called the खरीफ crops। कुछ ऐसी crops होती हैं जो कि रेनी सीजन में उगती हैं, जिनको हम बोलते हैं खरीफ crops, from the month of June to October। और ये जो crops होती हैं वो जून से अक्टूबर तक ग्रो होती हैं। एंड सम ऑफ द crops are grown in the winter season। और कुछ क्रॉप्स जो हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। पैडी मतलब चावल, सोयाबीन, पिजन पी, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर द खरीफ क्रॉप्स। ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। वेरेज वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड आर रबी क्रॉप्स। ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ 4 times increase in the production of food grains from 1960 to 2004 with only 25% increase in the cultivable land area। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1960 से 2004 के बीच में जो फूड प्रोडक्शन है वो अबाउट 4 times इंक्रीज़ हुआ है, राइट। मतलब इस 1960 से 2004 के बीच में जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो अबाउट 4 times हुई है, जबकि जो कल्टिवेबल एरिया है वो केवल 25% इंक्रीज़ हुआ है, राइट। नाउ हाउ हैज़ दिस इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड। हमने किस तरीके से इस प्रोडक्शन में इंक्रीज़ को किस तरीके से हमने अचीव किया, कैसे हमने हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाया बिना उतनी कल्टिवेबल एरिया के। इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 stages। अगर हम फार्मिंग में जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी बात करें, मतलब फार्मिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो 3 stages में डिवाइड की जा सकती हैं। द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। सबसे पहले हमको सीड सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से सीड्स हमको सो करने हैं, कौन से सीड्स हमको लगाने हैं, राइट। अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है दैट विल गेट अफेक्टेड। इसलिए सबसे पहले हमको अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना होता है। द सेकेंड इज़ द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। सेकेंड चीज़, जो हमारा क्रॉप प्लांट है उसको हम प्रॉपरली नर्चर करें, उसको अच्छे से पानी दें, मैन्योर दें, फर्टिलाइज़र्स दें,
वीड्स दें ताकि वो वीडीसाइड्स दें ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और it will not get damaged, right? The third is the production of growing and harvested crop from loss. और जो थर्ड होता है वो ग्रोइंग और हार्वेस्टेड क्रॉप का प्रोटेक्शन, कि हमारी जो क्रॉप ग्रो हो गई है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए, उसका लॉस ना हो, उसको उसमें किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, राइट? जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं जो रखे रखे ख़राब होने लग जाती हैं, तो उसको ख़राब होने से प्रोटेक्ट करना, उसको प्रॉपरली वेयर हाउसेस में, स्टोर हाउसेस में स्टोर करके रखना. Thus, the major group of activities for improving crop yield can be classified as. So, जो मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए वो होती हैं क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, crop production improvement, and crop protection management. So these are the major three activities that are involved in the crop yield production, right? So what are these three processes, what are these three activities? That all the activities we will study in the next lecture. Okay, so students, today we have seen that we have to improve our food resources so that we can survive in a better way, and we can reduce our food security problems, right? So that's all for today's class. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.